जय श्री राम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने मीनिंग, फीचर, एडवांटेज और लिमिटेशन कर लिया है। आज हम न्यू टॉपिक और पढ़ेंगे चैप्टर 1 के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांच होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना, किसी बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करना। इसके अंदर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमको बताता है कि किसी बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। ठीक है, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ठीक है, और बैलेंस शीट जो बताता है हमको, वो बताता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, इन दोनों को इवन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी हम बना लेते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है कि मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमारा कितना सेल हुआ, कितना हमने उसको परचेज़ किया है। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इस फाइनल अकाउंट को, यही को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये यही हमको क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में कि हमको कितना फ़ायदा हो, कितना नुकसान हुआ, हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये सब आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, दूसरी हमारी ब्रांच होती है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है? तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग, जिसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, उनका यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमें हर एक चीज़ के लिए कॉस्ट निकालनी होती है कि उस मटेरियल की या उस एक्सपेंसेस की, या जो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है उस पर कितनी कॉस्ट आई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कितना कितना किस पे कितना खर्च आया है, ताकि उसकी हम सेल वैल्यू निकाल सके, कॉस्ट वैल्यू निकाल सके। ठीक है, ताकि हम अच्छे से उस वैल्यू को एनालाइज कर सके। ठीक है, तो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। लिखा है द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज एनालाइज द एक्सपेंडिचर एंड असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द फर्म। तो एक फर्म के द्वारा जो जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उसमें कितना खर्चा आया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट निकाली जाती है किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट की ब्रांच है अकाउंटिंग, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो मैनेजमेंट होता है उन्हें लेना होता है डिसीजन। क्या लेना होता है? उन्हें लेना होता है डिसीजन। तो डिसीजन जो लेना होता है बेसिकली वो लेना है अकाउंट के बेसिस पर। क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है। जैसे उनको बजट बनाना होता है, उनको क्या बनाना होता है? बजट बनाना होता है। उनको फोरकास्ट करना होता है, उनको प्लानिंग करनी होती है, उनको सेल डिसाइड करनी होती है, उनको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है, कई सारी पॉलिसी बनानी होती है। तो वो सब जो है अकाउंटिंग के बेसिस पर ही बनाते हैं। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिकली मैनेजमेंट को क्या लेना है? डिसीजन लेना है। ठीक है, तो किसके बेसिस पे लेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है क्या, द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू असेट्स मतलब हेल्प करना। ठीक है, द मैनेजमेंट इज द टेकिंग रैशनल पॉलिसी डिसीजन एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ए डिसीजन एंड एक्शन। ठीक है, तो मैं इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यहाँ पे बेसिक पर्पस होता है कि हेल्प करना। किसको हेल्प करना? मैनेजमेंट को हेल्प करना। किस चीज़ के लिए हेल्प करना? उनको पॉलिसी के लिए डिसीजन लेने की, कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है, बेसिकली उनको प्लानिंग बनानी है। ठीक है, इनको इवैल्यूएट किया जाती है इस पॉलिसी को कि सही है कि गलत है। तो उनको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको अकाउंटिंग से, जिसके बेसिस वो लेंगे डिसीजन। डिसीजन ऑलरेडी बता चाहिए, जैसे बजट के लिए डिसीजन ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस के लिए डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग के लिए, पॉलिसी के लिए ना, कई सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो किसके ऊपर लेते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो 3 प्रकार की यहाँ पे ब्रांचेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे इसका बेसिस दिया, सबसे पहले पढ़ेंगे स्कोप के बेसिस पर दोनों का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है? तो उसके अंदर आता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इवेंट, मेजरिंग द मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई। तो उसके अंदर आता है बेसिकली आइडेंटिफाई करना, इसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी में, इसको रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना। तो ये सारी चीज़ आती है किसके अंदर?
बुक कीपिंग के अंदर। इसके अगले वाले जो आने वाले जो फंक्शन होते हैं, जैसे इसको समराइज करना, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना यूज़र से, ये सारे काम आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। मतलब बुक कीपिंग के अंदर आता है आइडेंटिफाई करना, मनी को जो हमने जो आइडेंटिफाई करें टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, दूसरा उसको रिकॉर्डिंग भी बुक कीपिंग के अंदर होगा, और इसको क्लासीफाई भी बुक कीपिंग के अंदर ही करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर हम उसको समराइज़ करेंगे। समराइज़ का मतलब यहाँ पे हम उसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे और बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। दैन उसके बाद उसको करेंगे एनालाइज यानी इंटरप्रेट करेंगे, और वो कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स के साथ, ठीक है। ये होता है किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। दूसरा इसका डिफरेंस है स्टेजेस, ठीक है। तो स्टेज का मतलब है कि पहले किसको प्रिपेयर किया जाता है, तो पहले बुक कीपिंग को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ, इसीलिए क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। तो पहले स्टेज कौन सी है हमारी, बुक कीपिंग की है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोवाइड कराया जाता है किसको, अकाउंटिंग को, ठीक है। देन दूसरी सेकंड या दूसरी स्टेज जो होती है, सेकंड जो स्टेज होती है वो अकाउंटिंग होती है, क्योंकि बुक कीपिंग के बाद ही क्या बनती है, अकाउंटिंग बनती है। इसीलिए बोला जाता है इट बिगन्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पे बुक कीपिंग क्या होती है, ख़त्म होती है, एंड होता है, वहीं से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। थर्ड अगर बात करें इसकी डिफरेंस की, तो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिस पर अगर हम बात करें द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बुक कीपिंग का यही एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले उसे पहले रिकॉर्ड किया जाए, यानी क्रॉनिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाए, डेट बाई डेट्स रिकॉर्ड किया जाए। ये किसका काम होता है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसका, बुक कीपिंग का, ठीक है। और अगर बात करें अकाउंटिंग के डिफरेंस अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पे क्या आता है, एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे एनालाइज बेसिकली यहाँ पे पता करना पड़ता है कि एक बिज़नेस को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स को, उनको बताया जाता है कि एक बिज़नेस को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एनालाइज किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। अब अगर बात करें नेचर की, कि बुक कीपिंग का नेचर कैसा है, ठीक है। तो बुक कीपिंग का जो नेचर है वो रूटीन वर्क वाला है। कैसा है, रूटीन वर्क मतलब डेली वाला, डेली नेचर, डेली काम करना है, मतलब क्योंकि ओबियसली बात है बिजनेस के अंदर डेली ट्रांजेक्शन होती है, और उनको रिकॉर्ड भी क्या करेगा, डेली किया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग का काम किसके अंदर होता है, बुक कीपिंग के अंदर ही होता है, ठीक है। जबकि बात करें अकाउंटिंग के अंदर, तो अकाउंटिंग के अंदर होता है एनालिटिकल वाला काम, यानी एनालाइज वाला काम होता है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके पता करने वाला काम होता है इसमें, यानी कि इसके अंदर एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है जो हमने रिकॉर्ड किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये रूटीन वर्क का काम होता है, और यहाँ पर जो में स्टाफ जो होता है वो ज़्यादा ट्रेन नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रेन स्टाफ की जरूरत नहीं होती। बट अगर हमें करना है अकाउंटिंग, उसके अंदर करना होता है एनालाइज, इंटरप्रेटेड, तो वहाँ पे चाहिए होते हैं हमें स्पेशलाइज लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं जहाँ, इसलिए यहाँ पे स्टाफ जो होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है। स्पेशल स्किल, अगर स्पेशल स्किल की बात करें तो बुक कीपिंग को मेंटेन करने के लिए स्पेशल स्किल रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि अगर बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है, तो वहाँ पे वही लोग कर पाएंगे जिनको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये आपस में क्या इनके डिफरेंस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे यहाँ पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के यूजर्स क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग के दो यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र, ठीक है। इंटरनल यूज़र कौन, वैसे बात करते हैं पहले इंटरनल यूज़र्स होते कौन है, ठीक है। तो यूज़र्स वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी तरह से हमारे बिजनेस से कनेक्ट होते हैं, किसी ना किसी तरह से हमारे बिजनेस से कनेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उनका हित जो है हमारे बिजनेस से जुड़ा होगा। और ये दो तरह के हो सकते हैं हमारे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। एक इंटरनल हो सकते हैं और एक एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन से होता है और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूज़र्स की, ठीक है। तो इंटरनल यूज़र्स कौन से होते हैं, तो इंटरनल यूज़र्स वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो बिज़नेस के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल यूज़र्स। जैसे ऑनर और मैनेजमेंट, तो एक ऑनर जो है बिज़नेस के अंदर काम कर रहा होता है ना, और मैनेजमेंट भी एक बिज़नेस के अंदर ही काम कर रहा होता है, इसीलिए दोनों हमारे लिए क्या हो गए हैं, इंटरनल यूज़र्स हो गए हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार से हम अपने बिजनेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑनर जुड़ा होता है अपने प्रॉफिट से, अपने लॉस से, बेसिकली उसने इन्वेस्ट किया होता है
तो उसको पता होना चाहिए कि उसका जो बिज़नेस चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, ठीक है, और रिस्क भी लेता है, ठीक है। इस प्रकार से वो हमारे बिज़नेस से वो अपने बिज़नेस से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा होता है, ठीक है। जिससे कि और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ मिलेगी, किससे मिलेगी, तो अकाउंटिंग से मिलेगी। किससे मिलेगी, अकाउंटिंग से। तो यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है किसको, इंटरनल यूजर्स को, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट भी बिजनेस से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी कई सारे लेने होते हैं डिसीजन, क्या लेने होते हैं डिसीजन। तो उसको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है उसको, अकाउंटिंग से ही उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे उसे बनानी होती है, प्लानिंग बनानी होती है ना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी होती है, बजट बनाना होता है, या न्यू प्रोजेक्ट देखने होते हैं, तो इसके लिए उनको लेनी होती है, इसके लिए उनको लेना होता है डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है इनको, तो मिलता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। कहाँ से मिलता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सोर्स मिलता है, जिससे कि वो डिसीजन ले पाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इंटरनल। हम बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से बाहर से कनेक्ट है, यानी आउटसाइडर हैं। कौन है ये हमारे, ये आउटसाइडर हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एम्प्लॉय। हालांकि एम्प्लॉय जो है हमारे और वर्कर जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो ये कुछ सालों तक तो हमारे इंटरनल में थे, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट किया गया है, तो ये अब क्या हो चुके हैं, हमारे एक्सटर्नल मानने गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस से किस प्रकार से जुड़े हैं, इनको चाहिए होती है सैलरी, उनको चाहिए होता है बोनस। तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, इतना बोनस मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अगर मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो अपने मैं एम्प्लॉय को क्या दूंगा, ज़्यादा सैलरी दूंगा, बोनस दे सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे बिजनेस को क्या चाहिए, लोन चाहिए, हमारे बिजनेस को क्या चाहिए, लोन चाहिए, या बोरो बोरो करना है, तो बैंक से बोरो कर सकता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकता है। लेकिन बैंक या हमें या फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे बिजनेस को लोन क्यों दे, ठीक है। तो उसको हम क्या दिखा देंगे, अपनी अकाउंट्स दिखा देंगे। तो उससे दिखाने से क्या होगा, दिखाने से ये फ़ायदा होगा कि उनको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, किनको मिलेगी, बैंक वालों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों को, कि हाँ जी हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हम आपके पैसे लेके भागेंगे नहीं, तो आप लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप हमें लोन दे सकते हो, ठीक है। फिर है इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं और पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं। इन्वेस्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने कर चुका होता है वो तो होता है इन्वेस्टर्स, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कर सकते हैं ना, जिसके अंदर उनकी क्षमता है कि हाँ ये हमारे अंदर मतलब एक तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग हमारे बिजनेस में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो वो लोग हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे क्यों, बेसिकली, है ना, तो फ़ायदा होगा तभी तो करेंगे। तो लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस जो फ़ायदे में चल रहा है, तो वो देखेंगे हमारे अकाउंट्स, और अकाउंट्स से मिलेगी उन्हें इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि वो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सब किससे मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी किसी न किसी तरह से हमारे बिजनेस से क्या है, कनेक्ट है, और इन्फॉर्मेशन मिल रही है किससे, अकाउंट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास होते हैं क्रिएटर। क्रिएटर कौन होते हैं, बेसिक क्रिएटर वो होते हैं सप्लायर, जो कि हमको गुड्स जो है क्रेडिट पर सप्लाई करते हैं। अब हर किसी को तो ये सप्लाई करेंगे नहीं क्रेडिट पे, क्यों, क्योंकि भैया क्रेडिबिलिटी भी कुछ होती है, रिलायबिलिटी भी कुछ होती है, कि हो सकता है दूसरा बिजनेस पैसा ना दे, तो भैया इसको ट्रस्ट दिलाने के लिए हम इसको क्या दिखाएंगे, अपने अकाउंट्स दिखाएंगे, बोलेंगे कि भैया देख हमारा अकाउंट बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे, तो हमको क्या दे सकते हो, तुम उधार पे सामान दे सकते हो, नहीं उधार पे गुड्स प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। ये तभी देगा जब हमारा अकाउंट हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि हमें हमारा अकाउंट क्या है, तो हमारे बिजनेस चल रहा है एकदम बढ़िया चल रहा है, ताकि इसको क्या हो जाए, ट्रस्ट हो जाए। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूजर्स होता है वो होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है, किससे, बिजनेस से, ठीक है। अब कितना टैक्स देना पड़ेगा इसको, तो उसको इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे बिजनेस से, हमारे बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस क्या, बिजनेस है, और बिजनेस को कहाँ, बिजनेस की कहाँ से मिलेगी, हमारे अकाउंट से। तो ये लोग कहाँ से चेक करेंगे, अकाउंट से, कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट पे ही क्या दिया जाता है, टैक्स दिया है, तो कितना टैक्स दिया जाएगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा, अपने बिजनेस के अकाउंट से पता चलेगा। यानी कि ये सभी लोग किसी न किसी प्रकार से बिजनेस से क्या है, कनेक्ट है, और इन सबको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कहाँ से, बिजनेस के अकाउंट से, ठीक है। यानी कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू उनको फ़ायदा होता है, ठीक। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल।
अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सिस्टम ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, इंटरनल एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसको। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हम लोग फॉलो नहीं करते, पहली बात तो ये। और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो आगे समझेंगे क्यों नहीं करते। ठीक है, तो सिंगल एंट्री का मतलब क्या है? सिंगल एंट्री का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक बार एंट्री कर दी उसी को बोलेंगे सिंगल एंट्री, नहीं। सिंगल एंट्री मतलब द टर्म सिंगल एंट्री डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन, नहीं। एक ट्रांजेक्शन के लिए मतलब एक ट्रांजेक्शन कर देना केवल सिंगल एंट्री नहीं होती है। सिंगल एंट्री का मतलब यहाँ पे है कि जो डबल एंट्री सिस्टम में हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं वो यहाँ पे जरूर फॉलो करते हैं, वो सिंगल एंट्री फॉलो नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे डेटर्स का रिकॉर्ड, क्रेडिटर का रिकॉर्ड, कैश बुक यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। आगे जब पढ़ोगे ना, आगे चैप्टर में पढ़ोगे तो 3 प्रकार के अकाउंट आप पढ़ोगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ बनता है, पर यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनाई नहीं जा सकती। इसीलिए कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। इसका पूरे एक चैप्टर पढ़ोगे, आगे लास्ट चैप्टर पढ़ोगे इसी का। ठीक है, फिर बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बात करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम को हमारे देश के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ये, तो ये बेसिकली डेबिट और क्रेडिट होता है। एक चीज़ आएगी तो दूसरी चीज़ जाएगी। ठीक है, और यानी एक चीज़ को डेबिट करेंगे दूसरी को क्रेडिट करेंगे, और इसको बोलते हैं, इसीलिए क्या होता है, फुल कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, एक चीज़ आ रही होगी तो दूसरी चीज़ जा रही होगी, है ना। वन इज़ बेनिफिट रिसीविंग, तो कुछ रिसीव कर रहे होंगे, एंड अदर इज़ गिविंग, तो कुछ हम दे रहे होंगे। मतलब एक तरफ से हमारी तरफ से आ रहा होगा, एक तरफ से हमारी तरफ से जा रहा होगा। ठीक है, जो आ रहा होगा उसे कर देंगे डेबिट और जो जा रहा होगा उसे कर देंगे क्रेडिट। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इनका क्या कहते हैं, फुल रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसी को हमारे देश के अंदर मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, बेसिक प्रिंसिपल अंडर सिस्टम, दैट इज़ फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी ए कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। मतलब क्या, कि जो चीज़ आ रही है उसको तो कर दिया डेबिट, और जो चीज़ जा रही है उसे कर दिया क्रेडिट। और इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। मतलब जितना का सामान आ रहा है उतना ही के पैसा जाएगा। सपोज मान लो मैंने 1 लाख की टीवी ख़रीदी, तो टीवी मेरे पास आएगी और पैसे मेरे तरफ से जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख की टीवी है तो मैं पैसा दूंगा ही नहीं, या कम पैसे, बहुत ही कम दे रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। जितनी की कीमत है उतने पैसा जाएगा। यानी एक चीज़ डेबिट हो रही होगी, दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी, और दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत आई, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।